Hello plus 2 class. So let us start with the first chapter, solid state. First of all, we are starting with the definition of matter. Anything that occupies space and have mass is called matter. Matter have 5 physical states: solid state, liquid state, gaseous state, plasma state and supercooled state. In plus 2 class, we will discuss only about solid state. Its definition is, it is the physical state of matter having definite shape and definite volume. सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में अगर हम पार्टिकल्स की उनकी अटैचमेंट, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में गैप, इन सब के बेस पर अगर इनको डिस्टिंग्विश करें तो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनमें मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है इसलिए पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है जिसको हम वेकेंट स्पेस बोलते हैं वो मिनिमम होता है। सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं उनके जो सिर्फ एक ही मोशन होगा, वाइब्रेशनल मोशन, वो वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन अपनी पोजीशन छोड़कर नहीं जा सकते, जिसको बोलते हैं कि वो ट्रांसलेशनल मोशन नहीं शो कर सकते, वो अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व नहीं कर सकते। तो ना तो उनका रोटेशनल मोशन है ना उसका ट्रांसलेशनल मोशन होता है। लेकिन जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, लिक्विड फ्लो कर सकते हैं, इसलिए जो पार्टिकल्स हैं उसमें हर तरह का मोशन होता है। उसमें वाइब्रेशनल भी हो सकता है, रोटेशनल भी हो सकता है, ट्रांसलेशनल भी हो सकता है। सेम इज ट्रू विद द गैसेस। अगर हम बात करें लिक्विड स्टेट की, उनको कंपेयर करें सॉलिड स्टेट से, तो हमें मालूम है कि जो लिक्विड्स हैं उसमें जो इंटर पार्टिकल गैप है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, एंड गैसियस स्टेट हैव मैक्सिमम इंटर पार्टिकल गैप। अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी, पार्टिकल्स के पास एनर्जी है कितनी, सॉलिड स्टेट में आपको मालूम है जो पार्टिकल्स हैं दे आर हैविंग मिनिमम थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्मल एनर्जी जितनी कम होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। तो सॉलिड स्टेट में क्योंकि पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, दैट मींस बिकॉज दे आर हैविंग मिनिमम थर्मल एनर्जी। बट एज वी नो इन लिक्विड स्टेट the thermal energy increases, that is why the force of attraction continuously decreases as we are moving from solid to liquid and liquid to gaseous state. अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, डिफ्यूजन अपनी डेफिनेशन क्या है? इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस विदाउट एक्सटर्नल हेल्प। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स होने दो विदाउट एनी हेल्प, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स में जो मोबिलिटी है वो मिनिमम है, सॉलिड के पार्टिकल्स में जो इंटर पार्टिकल गैप है जिसको वेकेंट स्पेस बोलते हैं वो मिनिमम है, इसलिए दो सॉलिड्स जो है उनके डिफ्यूज होने के चांसेस मिनिमम होते हैं। अगर हम लिक्विड स्टेट की बात करें जिसमें पार्टिकल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, ज्यादा थर्मल एनर्जी है, ज्यादा इंटर पार्टिकल गैप है, तो दो लिक्विड्स जो हैं एक दूसरे में ज्यादा फास्ट मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे एज कंपेयर टू टू सॉलिड्स। अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की जिसमें पार्टिकल्स में मैक्सिमम थर्मल एनर्जी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम इंटर पार्टिकल गैप है, तो गैसेस जो है उनको मिक्स होने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता। फॉर एग्जांपल अगर आप परफ्यूम करें रूम में तो विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स पूरे रूम में उसकी फ्रेग्रेंस जो है वो फैल जाती है, क्योंकि वो गैसीय स्टेट में है, बाहर भी गैसेस हैं, एयर है, तो एयर के साथ परफ्यूम इसीलिए बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाता है। प्लस 2 में हम सिर्फ सॉलिड स्टेट पे बात करेंगे। तो सॉलिड्स में हमें मालूम है कि पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड हैं, पार्टिकल्स जो है मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पार्टिकल्स में इंटर पार्टिकल गैप कम है, सॉलिड्स अपनी ना शेप चेंज करेंगे ना उनका वॉल्यूम चेंज होगा, सॉलिड्स रिजिड होते हैं। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर लगाओ तो अपनी शेप को मेंटेन रखने में ये एक्सटर्नल प्रेशर को भी रेजिस्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी शेप मेंटेन करने के लिए। अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, कंप्रेसिबिलिटी वैसे क्या है, उसकी अपनी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू चेंज इट्स वॉल्यूम व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड। सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स पहले ही टाइटली पैक्ड हैं, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर भी देते हैं तो हम उनको कंप्रेस जो है वो निग्लिजिबल कर पाएंगे, हम जीरो नहीं बोलते, निग्लिजिबल कंप्रेस कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लिक्विड्स के साथ, अगर हम गैसेस के साथ इनका कंपैरिजन करते तो वो ज्यादा कंप्रेसिबल हैं, गैसेस मैक्सिमम कंप्रेसिबल होती हैं। तो हम बात करेंगे सॉलिड्स पर ही। सॉलिड्स जो है
उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। अगर सॉलिड्स की हम क्लासिफिकेशन देखें तो सॉलिड्स दो कैटेगरीज में डिवाइड किए जा सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स। डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स उनका अरेंजमेंट रेगुलर है या इररेगुलर है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी डेफिनेशन भी है, दो सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट और ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सॉलिड्स जो हैं वो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स माने जाएंगे जिसमें पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे मिलकर वो सॉलिड बना है, अगर उनका एक रेगुलर पैटर्न है, फॉर एग्जांपल NaCl, Na प्लस उसके बाद Cl नेगेटिव आता है, उसको फिर NaCl, फिर Na प्लस, फिर Cl नेगेटिव, फिर Na प्लस, फिर Cl नेगेटिव, यही पैटर्न पूरे सॉलिड में रिपीट होता है क्योंकि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक ऑर्डर है इनके बीच में, इसलिए ऐसे सॉलिड्स को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। जब पार्टिकल्स अपने आप को अरेंज करते हैं किसी सॉलिड स्टेट में तो वो कोई एक शेप भी बनाते हैं, एक पैटर्न भी उनका होता है, तो जो पैटर्न है वो भी रिपीट होता है। तो चाहे हम पार्टिकल्स का अपना अरेंजमेंट बोल दें, चाहे उनका बनाया हुआ ज्योमेट्रिकल पैटर्न बोल दें, जो बार बार रिपीट होके, सेम पैटर्न रिपीट होके जो सॉलिड प्रिपेयर होता है, इस सॉलिड को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बोलते हैं। इसमें कोई भी सॉल्ट बोल दो, कोई भी मेटल्स का नाम दे दो, किसी भी मेटल का, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो जाएंगे। अमॉर्फस सॉलिड्स, जैसे हमने डेफिनेशन से पता लग जाएगा, दो सॉलिड्स इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट और ज्योमेट्रिकल पैटर्न आर कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल रबर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा। अमॉर्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड सूडो सॉलिड्स। इनको हम कोई ट्रू सॉलिड्स नहीं बोलते, साइंस तो ग्लास को इनको सॉलिड मानती भी नहीं, वो उसको सुपर कूल्ड लिक्विड मानती है। उनको उनका मानना ये है कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं इसमें स्लोली फ्लो होता है या अपनी ये शेप चेंज कर सकते हैं धीरे धीरे, इसलिए ये ट्रू सॉलिड्स नहीं है। सॉलिड्स दिखते हैं लेकिन इनको ट्रूली सॉलिड नहीं कहा जा सकता। तो इस चैप्टर में हम जो भी बात करेंगे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे करेंगे, इसलिए अमॉर्फस सॉलिड्स का जो कंसेप्ट है आगे लेके नहीं जाएंगे। अगर हम बात करें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में, थोड़ा यहीं तक पैटर्न रख लें, इसमें अमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में कुछ ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में, कंपैरिजन हो जाए एक बार। डेफिनेशन से हमें मालूम हो गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, उनका ज्योमेट्रिकल पैटर्न जो है वो एक ही रिपीट होगा, अमॉर्फस में नहीं होता। अगर पैटर्न एक जैसा रिपीट होता है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में या किसी भी रीजन के बीच में वो सेम होंगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम है तो ऐसे सॉलिड्स को मेल्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, एक खास टेम्परेचर जिसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं या फ्यूजन टेम्परेचर बोलते हैं। अगर आप वहां तक टेम्परेचर पहुंचा देंगे तो पूरे का पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड ही मेल्ट कर जाएगा, क्योंकि सारे सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो सेम है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड्स में क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ही इरेगुलर है, पार्टिकल्स में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस अलग अलग रीजन्स में अलग अलग टाइप की फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हो सकती हैं। तो जब आप इनको मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिस रीजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है वो पहले मेल्ट कर जाएगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग है वो बाद में मेल्ट करेगा। तो इसमें मेल्टिंग पॉइंट के कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, मेल्टिंग पॉइंट की रेंज है इसमें, जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, एक ही टेम्परेचर पर पूरा सॉलिड मेल्ट हो जाता है। अगर हम बात करें एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी की, अब आप थोड़ा कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अगर आप ध्यान से देखो इनकी डेफिनेशन, तो इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, जो भी पैटर्न वो फॉलो करते हैं। लेकिन एनिसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस इन विच the variation in physical properties is different in different directions is called anisotropy, and if the variation is same in different directions it is called isotropy। आइसो का मतलब ही कांस्टेंट है। तो हमें तो ये लगा कि शायद क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होंगे, लेकिन नहीं। अगर आप पेज पर Na प्लस Cl नेगेटिव का पैटर्न भी लिख लो तो आप देखोगे एक साइड, अगर आप इसमें हॉरिजेंटली जाइए तो आपको लगेगा Na प्लस और Cl नेगेटिव बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन अगर आप डायगोनली जाते हो तो आपको डायगोनली या तो Na प्लस के सामने Na प्लस मिलेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट हो गई, Cl नेगेटिव के सामने Cl नेगेटिव मिलेगा डायगोनली। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हर डायरेक्शन में जो अरेंजमेंट है वो सेम होगा, लेकिन
एक साइड का अरेंजमेंट दूसरी साइड से अलग जो है वो हो रहा है, इसलिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं या बोले कि जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी अलग अलग डायरेक्शन में वेरिएशंस भी डिफरेंट हो जाएंगी। अगर आप हॉरिजेंटल जाते हो तो वेरिएशन अलग है, डायगोनली जाते हो तो वेरिएशन अलग है। तो ये एनिसोट्रॉपी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। अगर हम बात करें अमॉर्फस सॉलिड्स की, उनका किसी भी डायरेक्शन में अरेंजमेंट सही नहीं है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलरिटी है। तो चाहे आप हॉरिजेंटली जाइए चाहे आप डायगोनली जाइए, तो जो आपको जो इरेगुलर वेरिएशन आपको मिली थी हॉरिजेंटल जाने पर, वैसी ही वेरिएशन आपको डायगोनली जाने पर मिलेगी। तो वेरिएशन क्योंकि आपको सेम नजर आएगी, इसलिए जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है दे हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन। हमारी पहले बात हो गई एक ही टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाना, फ्यूज हो जाना, तो वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट काउंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दे अंडरगो अ क्लीन क्लीवेज। आप कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप काटिए, आयरन को या गोल्ड को, किसी को भी अगर आप काटें तो क्लीन क्लीवेज होती है, सरफेस बिल्कुल स्मूथ होगा, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर है। तो जब भी आप उसको काटोगे एक जो स्मूथ सरफेस आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप मार्केट से रबर की या प्लास्टिक की बॉल ले आओ, उसको काटिए, तो आपको वहीं पर इररेगुलरिटी नजर आ जाएगी। इसका मतलब जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उसमें कोई क्लीन कट नहीं होता, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ही रेगुलर होता है, तो उसमें क्लीन क्लीवेज नहीं होगी। लास्ट पॉइंट, जैसे हमारी पहले बात हुई, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे आर ट्रू सॉलिड्स, क्योंकि वो अपनी शेप अपना वॉल्यूम कभी चेंज नहीं करते। लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर सूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स। देखो इसको साइंस सॉलिड भी नहीं मानती, बस दिखने में ये सॉलिड नजर आते हैं, इसलिए अमॉर्फस सॉलिड्स को हम आगे नहीं, मैंने पहले कहा इस चैप्टर में इसके बारे में और ज्यादा आपको नहीं आएगा, सिर्फ कंपैरिजन तक ही है। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किन पार्टिकल से मिलके बने हैं, उसी के बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन है। किस तरह के पार्टिकल्स हैं, किस तरह के उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, यही उनकी क्लासिफिकेशंस हैं। चार तरह की कैटेगरीज में इनको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज आयनिक सॉलिड्स, सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, थर्ड इज कोवलेंट नेटवर्क या कोवलेंट सॉलिड्स या नेटवर्क सॉलिड, कुछ भी आप बोल देते हैं इनको। लास्ट वन इज मेटेलिक सॉलिड्स। तो ये इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस भी हैं, ये इनके बीच में पार्टिकल्स की जो आइडेंटिटी है उसके कारण भी इनको क्लासिफाई किया गया है। बात आती है आयनिक सॉलिड्स की, आपने पहले भी पढ़ा है, मैं थोड़ा सा इसमें बोलूंगा और बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। आयनिक सॉलिड्स होते क्या हैं? आयनिक बॉन्ड से शुरू करते हैं। It is the bond in which the constituent particles have electrostatic force of attractions are called ionic bond. अब ions बनते कैसे हैं? Ions are formed due to migration of electrons. The element which loses electron acquires positive charge and the element gain electron acquires negative charge. और कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है या गेन करता है, उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बोली जाती है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो कोई एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज गेन करता है, ये उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाती है। जैसे NaCl, अब कभी भी आयनिक सॉलिड की बात करें, NaCl जो आपने देखा है मोस्टली, वो आप उसको माइंड में रखिए। उसका एग्जांपल जो NaCl की प्रॉपर्टीज हैं वो सारे आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज हैं। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? आयनिक सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स है, तो मेल्ट करने में ज्यादा आपको टाइम लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, बिकॉज आयनिक सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, दैट इज व्हाई दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई फ्यूजन टेम्परेचर, कुछ भी बोल दें आप। दूसरा, जो आयनिक सॉलिड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर पोलर है, आयनिक सॉलिड्स भी आयनिक हैं, पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तो कोई भी आयनिक सॉलिड है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू सिमिलैरिटी बिटवीन देयर नेचर। अच्छा, अब है आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो करंट कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? सॉलिड स्टेट में तो नहीं करेंगे। आयनिक सॉलिड जो है, अब करंट वैसे कंडक्ट किन रीजंस के कारण होता है? कोई भी सॉलिड है उसमें या तो फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे मेटल्स में होते हैं, तो घरों में वायरिंग मेटल की होती है, करंट कंडक्ट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आयंस मूव करते हो। अगर सॉलिड स्टेट में है तो आयनिक सॉलिड में आयंस तो होंगे लेकिन वो आयंस फ्लो नहीं करेंगे, इसलिए सॉलिड स्टेट में ये इंसुलेटर है, लिखा भी है वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के नीचे। लेकिन अगर आप इसको मेल्ट कर देते हो या आप इसको पानी में डिसॉल्व कर दो,
दोनों ही कंडीशंस में हमारा आयनिक सॉलिड आयंस में कन्वर्ट, आयंस उनके जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएंगे, आयंस ऑलरेडी बने ही होते हैं, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, फिर उनका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में ये करंट को कंडक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये आयनिक सॉलिड्स के बारे में है। जो आपने NaCl के बारे में सोचा, पढ़ा है, देखा है आपने NaCl कॉमन सॉल्ट, वही आपने आयनिक सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज बोलनी है। अभी इतना ही करिए, बाकी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवलेंट सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इस पे। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, थैंक यू।